जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। आज क्लास 10th का लास्ट लेक्चर नहीं, चैप्टर का लास्ट लेक्चर, मेटल्स और नॉन मेटल का लास्ट लेक्चर लेकर हम आए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट हमें डिस्कस करना है, जिसका मेन जो थीम है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कि मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलता है, कोई कोई मेटल हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, और उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो कैसे इन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या सारी मेटल के लिए एक जैसी मेथड्स हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल है, और एग्जाम्स में क्वेश्चन तो काफी आते हैं, तो क्वेश्चन में आपको बीच में बताते भी जाऊंगा। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का, जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहला ऑकरेंस ऑफ मेटल की अगर हम बात करें कि मेटल का ऑकरेंस कैसा होता है, हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट जो है वो मेजर सोर्स होता है किसी भी मेटल का, है ना। सीधे हमें जो मेटल्स हैं वो अर्थ से ही मिलती हैं। अब अर्थ में मिलती है तो ये मेटल या तो अपने फ्री स्टेट में हो सकती है या अपने कंबाइंड स्टेट में हो सकती है। जैसे कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में होती हैं। फ्री स्टेट का मतलब कि सिर्फ मेटल ही है, इसके अलावा उसने और किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है, और वो मेटल सिर्फ अपने नेटिव स्टेट में। जैसे गोल्ड की माइंस होती हैं, आपको पता होगा। तो गोल्ड किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलता, वो सिर्फ माइंस में गोल्ड के ही फॉर्म में होता है। तो कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में होती हैं, बट कुछ मेटल्स रिएक्टिव होती हैं। वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट एंड सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। तो कुछ फ्री स्टेट में होती हैं, कुछ कंपाउंड स्टेट में होती हैं। Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. पहली important definition कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली ऑकर सब्सटेंस हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। और ये मिनरल्स से ही हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल्स क्या है, द नेचुरली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछी जाती है। मिनरल्स द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच हैव इंप्योरिटीज आर नोन एज मिनरल्स। कि ऐसे कंपाउंड्स नेचुरली ऑकरिंग जिनके अंदर मेटल भी होता है और कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। तो मिनरल्स वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जिनके अंदर इंप्योरिटी और मेटल दोनों होते हैं। फिर ओर्स क्या होता है, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखेंगे। सारे के सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स हैं, पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। सर आप तो कंफ्यूज करते रहते हो हर वक्त, समझो जरा। जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री लगाने में आपके पास दो टाइप का रॉ मटेरियल है, एक के अंदर इंप्योरिटी ज्यादा है, एक के अंदर इंप्योरिटी कम है। तो आप कौन सा रॉ मटेरियल लेना चाहोगे, वो वाला जिसके अंदर आपको मेहनत कम करनी पड़े, जिसके अंदर इंप्योरिटी का अमाउंट कम हो। क्यों, क्योंकि ज्यादा इंप्योरिटी अगर होगी तो पैसा तो उतना ही दे रहे हैं, पर इंप्योरिटी होने के कारण आपको अमाउंट कम मिलने वाला है। तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल तो होता ही होता है, बट उसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो इंप्योरिटी का अमाउंट कम होता है। इसलिए हम ऐसे मिनरल को यूज करते हैं जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के टाइम पे मेटल का अमाउंट अच्छा मिले, और उसमें क्या हो, जो इंप्योरिटी है वो कम प्रेजेंट हो। इसलिए ओर्स वो मिनरल है फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, जिसको मेटल को एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली करें, हमको प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा इंप्योरिटी अगर मिलेगी तो मेटल कम मिलेगी तो हमें नुकसान ज्यादा होगा। एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो मिनरल्स और ओर्स दोनों के अंदर मेटल होता है, दोनों के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, पर
इम्प्यूरिटीज कम किस में होती हैं? ओर्स में। गैंग पार्टिकल, earthly impurities including silica mud etc associated with the ores are called gangue particles। तो ये वो हैं जो इम्प्यूरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। गैंग पार्टिकल्स क्या है कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, इसको ऐसे समझें कि हम मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, तो सब्जी लेके आते हैं तो उस पर कभी डर्ट होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं। तो ये जो इम्प्यूरिटीज है, ये इम्प्यूरिटीज क्या है? आपकी गैंग पार्टिकल कहलाती है। अब ये इम्प्यूरिटीज दो टाइप की हो सकती है, या तो फिजिकल इम्प्यूरिटीज हो सकती है या फिर केमिकल इम्प्यूरिटीज हो सकती है। फिजिकल इम्प्यूरिटीज का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर डस्ट है, डर्ट है, मिट्टी है, पत्थर है, तो इसको हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर ले। या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उस पर्टिकुलर मेटल के साथ साथ कोई और दूसरे मेटल्स भी हैं, कोई दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। याद कीजिए, हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ा है, जिसमें कॉपर को हमने इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर के जो इलेक्ट्रोड बनाए थे, तो वहां पे उस इम्प्योर कॉपर में कॉपर के अलावा भी और मेटल्स प्रेजेंट होते थे। तो यहाँ पे केमिकल इम्प्यूरिटीज का मतलब यही है कि जो भी हमारे ओर्स हैं, उनके अंदर जो भी मेटल हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आयरन के अलावा उसके अंदर जिंक, एल्यूमिनियम का भी इम्प्यूरिटीज है, तो वो इम्प्यूरिटीज को भी हम क्या करेंगे? अलग करेंगे, और इसे ही क्या कहा जाता है? केमिकल इम्प्यूरिटीज कहा जाता है। गैंग पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम द मेटल्स जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? गैंग पार्टिकल कहलाती है। क्लियर है? चलिए, अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि मेटल को उसके ओर में से बाहर निकालना, कि जो भी मेटल है उसके ओर्स में से सिर्फ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, बाकी चीजों को हटा देना। इट इज जस्ट लाइक कि जब चाय बनाते हैं घर पे, तो लास्ट में क्या करते हैं? चाय छन्नी से सब जितना भी हमने मटेरियल एक्स्ट्रा डाला है, टी लीव्स है, चाय पत्ती है, इलायची है, अदरक है ना, इन सबको क्या कर दो? अलग कर दो, केवल चाय छान के बाहर अलग कर लो। तो सिर्फ मेटल को अलग करना फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कि मेटल को उसके ओर में से अलग करना ही क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। कि मेटल एक्सट्रैक्शन और मेटलॉजी, इसको मेटलॉजी भी कहा जाता है, इन्वॉल्व्स क्रशिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड रिफाइनिंग एन ओर टू इट आइसोलेट अ प्योर मेटल। कि उसको क्रश करके, कॉन्सेंट्रेटिंग करके, उसको अलग अलग मेथड्स के थ्रू सेपरेट करके जब हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलॉजी कहा जाता है या मेटल एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो व्हाट इज मेटलॉजी? The process used for the extraction of metals in their pure form from their ores is referred to as metallurgy। ये अपने ओर में से मेटल का प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है? मेटलॉजी। जो मेटलॉजी में सेवरल स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप बाय स्टेप यूज करके हम क्या करते हैं? ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे ही मेटलॉजी कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो अब हमें पता है कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर 3 टाइप के मेटल्स हमने पढ़े, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन भी इस कैटेगरी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। अगर मेटल हमारे इनमें से कैटेगरी में है, तो हर एक रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे अलग अलग टेक्निक को यूज किया जाता है और उनके ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्टिव मेटल के लिए कुछ और होगा, हाई रिएक्टिव मेटल के लिए टेक्निक कुछ और होगी, लो रिएक्टिव के लिए कुछ और होगी, मीडियम रिएक्टिव के लिए टेक्निक कुछ और होगी। क्लियर है? तो क्या होता है? ये होता है। क्या होता है? तो ये होता है। कि सबसे पहले और हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब भी होता है कि इसके अंदर से जो भी फिजिकल इंप्यूरिटीज हैं, उन फिजिकल इंप्यूरिटीज को क्या कर लिया जाए? रिमूव कर लिया जाए। जैसे डस्ट है, डर्ट है, कीचड़ है, पत्थर है, उनको क्या कर लिया जाए? अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके उनको सेपरेट अलग कर लिया जाए। सिर्फ क्या रह जाए उसके अंदर? केमिकल इंप्यूरिटीज। अब ये करने के बाद अगर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, तो प्रोसेस जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करने के बाद हमें मिलता है प्योर मेटल।
तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी के लिए प्रोसेस कौन सा है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है और उसमें अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर है, अब यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है कि अगर ओर के अंदर कार्बोनेट आयन है तो वो कार्बोनेट ओर कहलाएगा, और अगर ओर के अंदर सल्फाइड आयन है तो वो सल्फाइड ओर कहलाएगा। तो कार्बोनेट आयन अगर है तो प्रोसेस का नाम क्या है? कैल्सिनेशन। हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। और सल्फाइड अगर होते प्रोसेस का नाम क्या है? रोस्टिंग। तो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी में मेटल या तो अपने कार्बोनेट फॉर्म में होगा या अपने सल्फाइड फॉर्म में होगा। कार्बोनेट फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन यूज किया जाएगा, सल्फाइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग यूज किया जाएगा। इन दोनों का यूज करके हम अल्टीमेटली मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और फिर एक रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो चूंकि ऑक्साइड है और अगर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो वो क्या करेगा? वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद सिर्फ क्या बचेगी? मेटल बचेगी, और उसके बाद उसका प्योरिफिकेशन कर दिया जाएगा। बट अगर मेटल्स लो रिएक्टिविटी में है तो लो रिएक्टिविटी में मोस्टली हमें सल्फाइड ओर्स मिलता है। सल्फाइड ओर्स है मतलब क्या करना है? रोस्टिंग करना है। अब यहां भी रोस्टिंग है, यहां भी रोस्टिंग है, तो डिफरेंस क्या है? यहां रोस्टिंग के बाद जो ऑक्साइड बनेगा उस ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू फिर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पे रोस्टिंग के बाद जो ऑक्साइड बनता है उस ऑक्साइड को सीधे हीट कर दिया जाता है और हमें क्या मिल जाता है? मेटल मिल जाता है। और लास्ट में क्या कर दिया जाता है? हर मेटल का रिफाइनिंग कर दिया जाता है। तो हाई रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोलिसिस, मीडियम रिएक्टिविटी में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और लो रिएक्टिविटी में सिर्फ रोस्टिंग विदाउट यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये पूरा एक चार्ट है जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। अगला आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेस रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेस रिएक्टिव में हमको जो सिलेबस में है वो है मर्क्यूरी ऑक्साइड और कॉपर मर्क्यूरी सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड को सिनेबार कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत बार सीधे सीधे पूछ लिया है कि क्या होता है। तो HgS इज द मर्क्यूरी सल्फाइड और इसे क्या कहा जाता है? सिनेबार। तो मर्क्यूरी का और है सल्फाइड और, जिसको क्या बोलते हैं? सिनेबार। तो अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड्स ऑफ these metals can be reduced to metals by heating alone. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मर्क्यूरी सल्फाइड और लिया हमने और इसको रोस्टिंग कर दिया। रोस्टिंग का मतलब होता है एक्सेस एयर में हीट करना, कि एक्सेस एयर का सप्लाई रखो और एक्सेस एयर का सप्लाई रख के उसको क्या कर दो? हीट कर दो। तो यहां पे मर्क्यूरी सल्फाइड जो है, नथिंग, इनका दोनों में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। तो यहां पे हमने इस सल्फाइड ओर को रोस्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्साइड ओर में। तो सल्फाइड ओर हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ऑक्साइड ओर के अंदर। तो सिनेबार मर्क्यूरी सल्फाइड कन्वर्ट्स इनटू द मर्क्यूरी ऑक्साइड। अब इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को फर्दर हीट कर दें तो यहाँ पे मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन एज अ गैस यहां से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से इस सिनेबार को हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं? मर्क्यूरी में। तो मर्क्यूरी को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो मर्क्यूरी बिकॉज एक अनरिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है, तो क्या किया जाता है? सबसे पहले उसका जो ओर है सल्फाइड ओर, उसको एक्सेस एयर में हीट करके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्साइड ओर को हीट करने पे क्या होता है? वो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। क्लियर है? यहाँ पे किसी और रिड्यूसिंग एजेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट आता है, इसे ही कॉपर के साथ भी किया जाता है कि कॉपर सल्फाइड हीट कर दिया, रोस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉपर ऑक्साइड में। फिर कॉपर ऑक्साइड को फिर इस कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस क्लास 12th में वैसे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ब्लिस्टर कॉपर्स यहाँ मिलते हैं, ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है कॉपर का। ऐसा लगता है कॉपर के जो मेटल है उसके सरफेस पे छाले हो गए, तो ब्लिस्टर कॉपर यहाँ से हमें फॉर्म होता है। तो कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड और एक्सेस ऑफ हीट में उसको हमने एक्सेस ऑफ एयर में हमने हीट कर दिया
तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो क्या बना, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वो तरीका है जिससे हम लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। अगला, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। The moderately reactive metals in the middle of the reactivity series are extracted by the reduction of their oxides with carbon, aluminium, sodium or calcium. But most probably we prefer carbon for reducing the oxide of metal. कि जो भी मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं, सबसे पहले उनको उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद कार्बन का यूज करके हम उसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। It is easier to obtain metals from their oxide than from carbonates or sulfides. So before reduction can be done, the ore converted into the metal oxide. अब देखा यह जाता है कि ये जो मेटल्स हैं ये अपने कार्बोनेट और सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलती है। या तो मेटल अपने कार्बोनेट में मिलता है या सल्फाइड में मिलता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल सल्फाइड है, इनको कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में, और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर रिड्यूसिंग एजेंट लगा के उस ऑक्सीजन को वहां से हटाया जाता है। देखते हैं, दो प्रोसेस इस काम में इस्तेमाल होती है। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन और सेकंड वन इज रोस्टिंग। पहली मेथड कहलाती है कैल्सिनेशन और दूसरी कहलाती है रोस्टिंग। तो कब कैल्सिनेशन यूज होता है, तो नाम ही क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यूज होता है फॉर कार्बोनेट ओर्स। इसके लिए यूज होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। क्या होता है कैल्सिनेशन? इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड्स। देखिए, एब्सेंस ऑफ एयर तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम सप्लाई ऑफ एयर हमें बोलना चाहिए कि कार्बोनेट ओर को क्या किया, सबसे पहले हमने मिनिमम सप्लाई ऑफ एयर में क्या किया, हीटअप किया। तो जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो वो जो मेटल कार्बोनेट ओर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेटल ऑक्साइड में। द ओर इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और व्हेन एयर इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। Carbonate ores as well as ore containing water are usually calcinated to remove carbonate and moisture impurities. तो इससे क्या होता है कि जो भी कार्बोनेट की इंप्यूरिटी है या जो भी मॉइस्चर उसके अंदर है वो वहां से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। एग्जाम्पल, जिंक कार्बोनेट कैल्सिनेशन हम करा रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो क्या होगी, वहां से एस्केप हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचा, जिंक कार्बोनेट में से कार्बोनेट की इंप्यूरिटी हट गई और क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन हम ले लेते हैं, और कार्बन लेने पे कार्बन क्या करता है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से जिंक कार्बोनेट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑफ जिंक में। तो ये प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। याद कैसे रखेंगे, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कैल्सिनेशन और कौन सा, कार्बोनेट और। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, रोस्टिंग अगला प्रोसेस, सेम प्रोसेस होता है बट सबसे पहले डिफरेंस क्या है, सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। और रोस्टिंग का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एयर। वहां पे क्या था, लिमिटेड एयर सप्लाई, और क्या था, कार्बोनेट ओर। रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर और सल्फाइड ओर। तो वही सबसे पहले सल्फाइड ओर को हमने रोस्ट किया, रोस्ट करने पे किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में, और क्या बनता है साथ में, सल्फर डाई ऑक्साइड। प्रोसेस अभी भी वही है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, यहां पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, रोस्टे अपना सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑक्साइड। क्या लिखा है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेटल ऑक्साइड।
स्ट्रांगली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वहां क्या था, स्ट्रांगली हीट इन द एब्सेंस ऑफ एयर और मिनिमम सप्लाई ऑफ एयर। तो कार्बोनेट और मिनिमम सप्लाई, रोस्टिंग मैक्सिमम सप्लाई। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो है वो कन्वर्ट्स इनटू द ऑक्साइड। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। फिर वही सेम प्रोसेस है, ऑक्साइड बन गया, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट लिया और वो क्या करेगा, यहाँ पे मेटल को फॉर्म कर देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस बन के फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मेटल मिल रहा है ये प्योर फॉर्म नहीं है, अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती है और फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करके इस इंप्योरिटी को रिमूव किया जाता है। क्लियर है, आया समझ में? तो क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट और, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड और, ये कार्बोनेट और ये सल्फाइड और, लिमिटेड एयर सप्लाई और यहां पे एक्सेस एयर सप्लाई। क्लियर है, बढ़े आगे। तो ये था हमारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या सारे टाइप के ऑक्साइड्स को ऐसे किया जा सकता है, कि हमारे पास अगर सोडियम ऑक्साइड हो तो भी क्या कार्बन का यूज करके मेटल को ऑब्टेन किया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। देखा जाता है कि कार्बन की जगह किसी और मेटल को यूज किया जाता है और वो मेटल क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके भी उस चीज को कर सकती है। कैसे? क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो जो मेटल हाई रिएक्टिविटी की नेचर की है वो क्या करती है, लो रिएक्टिविटी वाली को आसानी से डिस्प्लेस कर सकती है, ये हमें पता है ना। बट अगर इन मेटल के खुद के ऑक्साइड वगैरह आ जाएं तो कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी इन मेटल से कम है। ठीक है, तो हम ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो हम कर रहे हैं कार्बन से रिड्यूस करने की, इसको हम किसी और मेटल के साथ कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, एक मेटल हाई रिएक्टिविटी वाली होनी चाहिए, एक मेटल लो रिएक्टिविटी वाली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा। यहां पे हम कार्बन की जगह किसका यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं। और एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीज से क्या है, ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया और मैग्नीज हमें मिल गया। साथ में देखा जाता है कि ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। उस हीट एनर्जी के रिलीज होने से क्या होता है, जो मेटल है वो अपने मॉल्टन फॉर्म में आ जाती है, वो पिघल जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रीजन क्या है, इतनी ज्यादा केमिकल एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस में कि वो क्या करती है, उस मैग्नीज को अपने मॉल्टन स्टेट में ले आती है। तो कार्बन के अलावा और कैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जा सकता है, तो बाय द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट कंडीशन क्या है, ये तभी हो सकता है जब मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी क्या करे, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी को डिस्प्लेस कर दे। जैसे यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड को मैग्नीज को किसने डिस्प्लेस कर दिया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम से। These displacement reaction are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि मेटल जो है अपने मॉल्टन स्टेट में आ जाती है। क्लियर है, बढ़े आगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपको ट्रेन पटरी वटरी दिख रही, ट्रेन तो नहीं दिख रही, पटरी दिख रही होगी। एक अंकल खड़े हुए हैं और वो कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को थर्माइट वेल्डिंग कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, थर्माइट वेल्डिंग। पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रोकन रेलवे ट्रैक को कैसे जोड़ा जाता है। रेलवे ट्रैक अगर टूट जाए, पटरी टूट जाए, तो उसको जोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। तो देखिए वही चीज है कि द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स or cracked machine parts. This reaction is known as thermite reaction.
क्या आपको पता है ये पटरियां, ये बीच में से अगर टूट गई तो आयरन जो है वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बना लेगा, आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड। अब किया क्या जाता है कि इन जो पटरी जहां से टूटी है वहां पे एल्यूमिनियम को डाल दिया जाता है, और एल्यूमिनियम को डालने पे अभी हमने देखा कि प्रोसेस क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण क्या होता है, जो मेटल है वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। तो आयरन पिघल गया, और अगर आपने कभी वेल्डिंग देखी हो आयरन पीसेस की तो उसको पहले मेल्ट ही किया जाता है, और मेल्ट होता है तो फिर उसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है उस हीट एनर्जी का यूज उस रेलवे ट्रैक के आयरन को मेल्ट करने में किया जाता है, और जैसे ही वो मेल्ट होता है तो उसको ज्वाइन कर दिया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, थर्माइट वेल्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि व्हाट इज थर्माइट वेल्डिंग। बढ़े आगे, ठीक है। अगला है एक्सट्रैक्शन मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. अभी हमने समझाया कि क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी उन हाई रिएक्टिविटी मेटल से कम है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो सकता है जब एक हाई रिएक्टिव हो और जो हम जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो लो रिएक्टिव हो। तो कार्बन इतना कैपेबल नहीं है कि वो सोडियम एल्यूमिनियम को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके, इसलिए बाय रिडक्शन हम उस मेथड को यूज कर नहीं सकते। For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metal. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. जैसे अगर हमने लिख दिया Na2O plus कार्बन, तो कार्बन में इतना दम ही नहीं है कि वो यहां से इस ऑक्सीजन को भगा जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और सोडियम एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं बजाय कार्बन ऑक्सीजन के। तो सोडियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड का अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा है बजाय किसके, कार्बन और ऑक्सीजन के। तो चूंकि ऑक्सीजन इससे ज्यादा प्यार करता है तो ये इसी के साथ रहेगा, कार्बन के साथ नहीं जाएगा। तो कार्बन इज नॉट कैपेबल टू रिड्यूस दिस ऑक्साइड फ्रॉम द मेटेलिक ऑक्साइड, इसलिए क्या करते हैं, इस मेथड को यूज किया नहीं जाता। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम कैसे करें, ये प्रोसेस कैसे करें, कि अगर हाई रिएक्टिव मेटल है तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो इसलिए इस मेथड के लिए, उस प्रोसेस के लिए जो मेथड आती है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में, कि यहां पे जैसे हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, तो हमने सोडियम क्लोराइड का एक मॉल्टन स्टेट ले लिया, उसको मेल्ट कर लिया। तो मेल्ट करने पे क्या हो गया, Na+ और Cl- आयन अलग अलग बन गए। दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगा दिए ग्रेफाइट के, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, और उनको कन्वर्ट कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी के साथ। अब यहाँ पे चूंकि केटायन और एनायन बन गए हैं, तो केटायन किसकी तरफ भागने लगेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। एनायन कहां जाने लगेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो जो हमारा एनायन वाला पार्ट है वो कहां पहुंचेगा, कैथोड पे। नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड। तो कैथोड पे कौन पहुंचा, सोडियम। बैटरी का नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सोडियम यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिपॉजिट होने लग जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन माइनस कहां पहुंचा, प्लस पे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बनाने लगेगा, क्लोरीन गैस। तो यहां से सोडियम का डिपोजिशन होने लगेगा और यहां पे हमें कौन सी गैस मिलने लग जाएगी, क्लोरीन गैस मिलने लगेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाई रिएक्टिविटी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, these metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. The metals are deposited at cathode, whereas chlorine is liberated at the anode. तो मेटल कहां डिपॉजिट होता है, सोडियम कैथोड पे, और गैस कहां निकलती है, क्लोरीन एनोड पे। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड by electrolytic reduction of aluminium oxide.
Al2O3 में से इसी तरीके से एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बताएं जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी गैस मिलेगी Al2O3 में। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला आता है कोरोजन। क्या होता है बच्चों कोरोजन? कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, मेटल का डिग्रेड हो जाना, मतलब मेटल की क्वालिटी खराब हो जाना। देखा जाता है कि सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये हम चैप्टर 1 में केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर reacts with moist carbon dioxide in air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green color coating. ये क्यों होता है? Because of the formation of copper carbonate. Iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky surface called rust. तो रस्टिंग कहां होता है? आयरन में होता है। ये सब आप पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में। फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2। तो सब चीज इन तीनों प्रोसेस में आप एक चीज देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पूरा कंट्रीब्यूशन है कोरोजन ऑफ मेटल में वो किसका है? एटमॉस्फेयर का। क्यों? कहां से मिलेगा उसको? एक्सपोज टू एयर। सल्फाइड बनाने के लिए सल्फर कहां से मिलेगा? एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। मॉइस्चर और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। तो कोरोजन में जो सबसे मेन जरूरी चीज है वो ये कि एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। अगर उस एटमॉस्फेयर को आपने प्रोवाइड, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे पढ़ाई के लिए मुझे एक एटमॉस्फेयर चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, चपड़ चपड़ कोई करता रहे पास में, गाने सुने तो नहीं पढ़ सकते। तो वैसे ही कोरोजन के लिए भी क्या होना चाहिए? एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? वो पूछता है कि भाई साहब आपके पास ये 3 टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब में आप बताएंगे कि सबसे बेस्ट सुटेबल एटमॉस्फेयर रस्टिंग के लिए कौन प्रोवाइड करा रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, साथ में क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मतलब मॉइस्चर चाहिए। अब जरा 1 बाय 1 देखते जाएं। सी वाली को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? ड्राइंग एजेंट, जो क्या करेगा? चीजों को ड्राई कर देगा। ड्राई डे वाला ड्राई नहीं याद रखना है। यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर होगा तो क्या होगा? जितना भी मॉइस्चर अगर होगा तो ये क्या करेगा? कैल्शियम क्लोराइड उस मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब यहाँ पे एयर तो है पर मॉइस्चर नहीं है। तो एयर है मॉइस्चर नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं। सेकेंड वाला केस क्या है? आयरन नेल को वाटर में डाला है और उसके ऊपर लेयर ऑफ ऑयल रख दिया। क्या रख दिया? लेयर ऑफ ऑयल, लेयर ऑफ ऑयल। अब ये जो लेयर ऑफ ऑयल है वो क्या करेगा? यहाँ के एयर को वाटर में डिसॉल्व होने से रोक देगा। तो यहाँ पे वाटर तो है पर एयर नहीं है। बट तीसरे केस में एयर भी है वाटर भी है तो रस्टिंग होगा। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या हो गया? जहां पे एयर भी प्रेजेंट हो, मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो, वहां पे रस्टिंग बड़ा फास्ट होगा। बाकी इन दोनों में होने वाला नहीं है। नोट कर लीजिए। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो कुछ आता ही नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट पकड़ के चलें। क्लियर है? बढ़े आगे। अब प्रिवेंशन कैसे किया जाए सर? तो सबसे पहला प्रिवेंशन क्या हो गया? पढ़ा है आपके अंदर, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, बाप रे, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। बाप रे, इतने सारे बता दिए सर, हमको तो 2 ही पता था कि ऑयल पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो। पर ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है और अलॉयज क्या होते हैं। ये 3 आपको स्पेशली एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। It is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. देखो यार बच्चों, क्या कभी आप लोगों ने होली खेली है? बोले सर बहुत खेली है।
क्या होली खेलने से पहले आप अपनी स्किन का प्रोटेक्शन के लिए कुछ और उस पे ऑयल या जेल या कुछ लगाते हो, वेस्लिन वगैरह? बोले हाँ सर लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? ताकि जब हम होली खेले तो वो कलर सीधा हमारे स्किन के कांटेक्ट में ना आए, वो जो लेयर है ऑयल की या जो वेस्लिन की उससे पहले कांटेक्ट में आए, और जब हम उसको वॉश आउट करें तो वो आसानी से वहां से वॉश हो जाए। तो सीधे जब स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो स्किन खराब होने वाली नहीं है। जैसे समझ लो, जैसे रेनकोट पहन के हम जाते हैं तो गीले होते हैं क्या? बोले हाँ सर हो जाते हैं, यहाँ से थोड़ा पानी अंदर घुसता है। अरे नलायको, हम ये सोच रहे हैं कि पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना रेनकोट। तो वैसे ही क्या होता है कि जो भी आयरन नेल है या जो भी पीस ऑफ आयरन है, स्टील है, उसको जब हमें बचाना है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? कोटिंग कर दी जाती है, एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं। जैसे सपोज इसके ऊपर जिंक मेटल का कोटिंग कर दिया, तो कोटिंग करने से क्या होगा कि अब जो मॉइस्चर और एयर है वो सीधे आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो किसके ऊपर आएगा? पहले जो कोटिंग मेटल है उसके ऊपर आएगा, जिससे आयरन रस्टिंग से बच जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक एल्यूमिनियम भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये वो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर बनाती है। एल्यूमिनियम भी क्या करती है? एक प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर बना लेती है। तो वो ऑक्साइड लेयर जब बनती है तो वो अंदर के जैसे ये है और इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिंग लेयर है, तो वो प्रोटेक्टिंग लेयर क्या करेगी? इस पीस को खराब होने से बचाएगी। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर वो कोट खराब हो जाए तो भी वो उसको बचा लेता है। क्लियर है? आया है समझ में? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। अलॉइंग क्या होता है? तो बच्चों अलॉइंग जो है, इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को अगर इंप्रूव करना है तो अलॉइंग किया जाता है। अच्छा, लोहे के ही बर्तन यूज कर लेते हैं, हम स्टील पे क्यों आए? क्योंकि हमें पता है कि लोहे के बर्तन में जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है, बट स्टील में रस्टिंग नहीं होता। तो स्टील बनता किससे? आयरन से ही बनता है, कि जब आयरन के अंदर हम क्रोमियम निकल मिलाते हैं तो वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। तो है क्या बेसिकली अलॉइंग? चलो समझते हैं। अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द properties of a metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft. अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि प्योर आयरन से ही मैग्नेट बनता है, सॉफ्ट आयरन को ही मैग्नेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो जब इसको थोड़ा सा अगर हम हीट कर दें तो आयरन को हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। बोले सर ये तो हम नॉर्मली देखा ही नहीं, हमने तो ऐसा आयरन देखा है किसी को अगर एक धर दो तो फिर आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिलाया जाता है। कि आयरन, प्योर आयरन जो है वो सॉफ्ट होता है, बट टू मेक इट हार्ड उसके अंदर क्या किया जाता है? सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। कितना? 0.05%। उसके कारण वो क्या होता है? इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. और आयरन के अंदर क्या मिला दे? निकेल और क्रोमियम मिला दे तो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील, which is hard and does not rust. Thus, if iron is mixed with same other substance, its property changes. इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन के अंदर अगर किसी और मेटल्स को या नॉन मेटल्स को मिलाया जाए तो आयरन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और यही अलॉय कहलाते हैं। Whenever we add, it is an homogeneous mixture. अलॉय क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर जब हम मेटल्स और या नॉन मेटल्स को ऐड करते हैं तो उससे मेटल की प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे हार्ड बनाने के लिए हमने कार्बन को ऐड करा, और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम को ऐड करा। याद रखिएगा कंपोजिशन कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन है? आयरन, निकेल और क्रोमियम। क्लियर है? बढ़े आगे। तो क्या है अलॉय? अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर जिसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, टू और मोर मेटल्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं,
मेटल मेटल भी हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। कि पहले जो भी, जैसे स्टील बनाना है तो प्राइमरी मेटल कौन, आयरन, पहले उसको क्या कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे, फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रॉपर कंपोजिशन लेके उसके अंदर निकेल और क्रोमियम को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टील। तो व्हाट इज एन अलॉय, इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और ऑफ मेटल नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रॉस एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, solder, very important, solder an alloy of lead and tin, has a low melting point and is used for welding electrical wires together। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जब वायर्स को जोड़ना होता है तो एक ऐसा बोलना चाहिए पेचकस टाइप का एक ऐसा होल्डर होता है उनके पास जो गर्म करते हैं और वो उसको ऐसा टच करते हैं। तो टच करने पे क्या होता है, उसको नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलता है टाका लगाना, कांटा लगा टाका लगा नहीं, टाका लगाना, कांटा टाका, टाका लगाना है ना, सोल्डर करना। मतलब जो भी कंपोनेंट है, आपने अगर कभी कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा हो ग्रीन पीसीबी के ऊपर, तो उसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ऐसे डॉट 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 सिल्वर सिल्वर जैसे कुछ लगते हैं, तो वो क्या होता है, सोल्डर वायर होता है। अब सोल्डर वायर किसका जो है अलॉय है, लेड और टीन का। अच्छा क्या हो गया, इनको मिक्स करने पे क्या हुआ कि इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअली हाई होता है, पर जब दोनों को मिक्स कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। इसीलिए क्या हुआ, वो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो सोल्डर में क्या चेंज आया, सोल्डर जो वायर है उसमें लेड और टीन का जब अलॉय बना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसके कारण वो आसानी से हम सोल्डर कर सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में? तो ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर, ये तीन आपको याद रखने हैं। बढ़े आगे। लास्ट है कि एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminium oxide coat makes it resistant to further corrosion। जैसा मैंने आपसे कहा कि एल्यूमिनियम का कोटिंग कर दिया जाता है, एल्यूमिनियम का एनोड बनाया जाता है और वो क्या करता है, ऑक्साइड का लेयर फॉर्मेशन करके ऑक्साइड से बचाता है, कोरोजन से बचाता है। The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker। अब रेजिस्टेंस से बचा रहा है तो जितनी ये मोटी ऑक्साइड की लेयर होती जाएगी उतना क्या होगा, और रस्टिंग से प्रिवेंट करेगा। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कि एक क्लीन बिल्कुल प्योर एल्यूमिनियम का एनोड लिया जाता है और उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर। अब होता क्या है कि जब उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, तो वो जो प्योर एल्यूमिनियम था वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके क्या होता है, थिक लेयर बनाने लगता है और यही प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर क्या काम करती है, रस्टिंग का काम, प्रिवेंशन से बचाती है, रस्टिंग को प्रिवेंट करती है। क्लियर है, आया समझ में? This oxide layer can be dyed easily to give aluminum articles an attractive finish। और इससे क्या होता है, एल्यूमिनियम आर्टिकल में अट्रैक्टिव फिनिशिंग भी आ जाती है। तो एनोडाइजिंग क्या है, प्योर मेटल ऑफ एल्यूमिनियम लिया, एनोड में H2SO4 के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज कराया, जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई वो इस प्योर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके थिक ऑक्साइड लेयर बना लेती है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग। मतलब एनोड को हम क्या कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं, उसका लेयर थिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो, उसका कोरोजन जो है वो प्रिवेंट हो जाए। तो कितने प्रोसेस हो गए, ऑयल पेंट वाला याद है, गैल्वेनाइजेशन, जिंक का कोटिंग किया था, अलॉय फॉर्मेशन और एनोडाइजिंग। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लगभग सारे जो टॉपिक के साथ ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को कैसे जो है
हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या कंडीशंस हैं कोरोजन की, कौन सा मेटल किस टाइप का कोरोजन देता है, ठीक है। फिर गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, यही चीजें बार बार रिपीटेडली पूछी जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। लास्ट चैप्टर हमारा बच रहा है कार्बोनेट कंपाउंड, बहुत जल्दी उसे भी हम कवर करेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब पढ़ाई में भिड़ जाएं। जय हिंद।